गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 69 मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विद आंसर क्लास 2 देखेंगे। क्लास 1 में क्वेश्चन 1 का ABCD हो चुका है। आज क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। 2 का यह है, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का हृदय स्थल रहा है। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहराई थी। इनका स्थान देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता था। परंतु काल चक्र की गति के साथ धीरे धीरे इनका अवसान हो गया और आज ये सिर्फ हमारे अतीत के गौरव बनकर रह गया। प्रायः इन शिक्षण केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण के आधार आध्यात्मिक जीवन दर्शन और सांसारिक ज्ञान विज्ञान के विषय होते थे। इनमें शिक्षण प्रशिक्षण की भाषा पाली और संस्कृत होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के साथ ही अन्य धर्मों तथा अन्य अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। दुनिया का यह पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन गौरवशाली अतीत और जगत सिद्धि को दर्शाते। इनके पूरा अभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था के लिए आए चीनी यात्री वेनसोंग तथा ईस्ट सिंह। चीनी यात्री वेनसोंग ईस्ट सिंह यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। महात्मा बुद्ध का परम शिष्य सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अभिधम्म पिटक के संदेशों को समस्त बौद्ध भिक्षुओं तक पहुंचाया। इस विद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे और अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शिलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में वेनसोंग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शिलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य ज्यादातर पाली भाषा में होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन का शंका समाधान चलता रहता था। विशाल पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके 3 प्रमुख भाग थे, रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोद्धि। इनमें विभिन्न विषयों में जैसे बौद्ध दर्शन, जैन धर्म, महान ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अलावा धर्म दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और भाषा विज्ञान का एक उल्लेखनीय संग्रह था। अब विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। नालंदा के समान विक्रमशिला भी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय, वर्तमान भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ लंका, जावा, सुमात्रा, तिब्बत इत्यादि देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तिब्बत पर विक्रम विश्वविद्यालय का इतना बड़ा प्रभाव कि बौद्ध धर्म ने तिब्बत के राजधर्म के स्थान ले लिया। इस विश्वविद्यालय में तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। विक्रम विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व विज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी।
विक्रम विश्वविद्यालय के विद्वानों में रचित विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्धिचेतरित, रत्नाकर, शांति विज्ञान, श्रीमित्र अभयंकर थे। यहाँ के आचार्य एवं विद्यार्थी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। दीपंकर श्रीज्ञान 834 से 838 ईस्वी तक यहाँ के सबसे प्रसिद्ध आचार्य एवं कुलपति अध्यक्ष थे। राजा रामपाल 1080 ईस्वी के समय अभयाकार गुप्त यहाँ के कुलपति अध्यक्ष थे। उस समय यहाँ 160 आचार्य, प्राध्यापक तथा लगभग 1000 छात्र भिक्षु थे। बाद में विद्यार्थियों की संख्या 10,000 हो गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही यहाँ भी 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की तरह ही शिक्षा दीक्षा के लिए विख्यात है। यह विश्वविद्यालय तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने 8वीं सदी के मध्य में की थी। उदंतपुरी एक प्रमुख बौद्ध विहार महाविहार था जो अब बिहार शरीफ के समीप है। यहाँ महारचित और शीलरचित नामक प्रसिद्ध विद्वान थे। एक समय विद्या और आचार्यों के प्रसिद्ध कारण इस महत्व अधिक बढ़ गया था। उदंतपुरी महाविहार को उन्नत तथा विकासशील बनाने में यहाँ के विद्यार्थियों तथा आचार्यों का विशेष योगदान था। इनमें अतीश, दीपंकर, ज्ञान, श्रीमित्र, चंद्रकीर्ति, योगापा, शांति रचित आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस विद्यालय के प्रथम कुलपति प्रभाकर थे। शांति रचित इस महाविहार के प्रथम शिष्य थे। इनके द्वारा यहाँ के सांस्कृतिक वैभव को देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करने का श्रेय रहा। इस विद्यालय में भी देश विदेश के लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। आचार्य चाणक्य प्राचीन बिहार चाणक्य अथवा कौटिल्य के नाम से मशहूर विज्ञान की कर्मभूमि रही। आचार्य चाणक्य बिहार की ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास और राजनीति की धारा को बदल दिया। वे एक महान शिक्षक, कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री, महान दार्शनिक होने के साथ ही नीति शास्त्र के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक है तो मात्रा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन अनुभव से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया था। पाणिनि और संस्कृत व्याकरण। पाणिनि एक प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद बिहार से संबंधित है। उनकी कृति अष्टाध्याय संस्कृत व्याकरण पर एक वृहद और व्यवस्थित ग्रंथ है। पाणिनि ने इसमें संस्कृत भाषा की समझ और उचित उपयोग का आधार तैयार किया है। आर्यभट्ट और गणितीय प्रगति। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। उन्होंने शून्यवाद और ज्यामिति की अवधारणा पेश करके गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का खगोल शास्त्रीय कार्य भारतीय खगोल विज्ञान में अग्रणी ग्रंथ माना जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। अध्यात्म के आधार पर अध्यात्म भारतीय संस्कृति की वाहिका और मानवीय मूल्यों का अनुपम खजाना है। भारत में ऋषि मुनियों के आश्रम से ही गुरुकुल आधारित आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत हुई। वैदिक काल में वेद शास्त्रों के पठन पाठन और मनन को इसका आधार माना जा सकता था। हमारे वेद शास्त्र दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्यों में से एक है। ये प्राचीन भारत के जीवन दर्शन का एक मूल स्रोत है। इनके विद्यार्थी पहले वेद पाठी और फिर वेदज्ञ कहलाते थे। इनके वेद पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सत्य का ज्ञान और सर्वोच्च की प्राप्ति था। शिष्य सुबह मंत्रों का जाप करते थे। इस दौरान सही उच्चारण और अक्षर ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उच्चारण और चिंतन पढ़ाई की विधि हुआ करते थे। व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, दर्शन, निरुक्त और तर्क मुख्य विषय हुआ करते थे। तर्क के प्रशिक्षण के लिए अवसरवाद, विवाद एवं परिचर्चाएं आयोजित की जाती थी। शास्त्रों में कहा गया है तत्कर्म
यन बंधाय सा विद्या विमुक्ति। कर्म वही है जो बंधन में न बंध है, वही विद्या वही है जो मुक्त करे, अर्थात मुक्त करे दुर्गुणों से, मुक्त करे दुर्व्यसनों से, मुक्त करे दुर्विचारों से और मुक्त करे कदाचार से। तात्पर्य यह है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य दुर्गुणों का पूर्ण प्रक्षालन कर एक ऐसे आदर्श मानव का निर्माण करे जिसके आचार विचार व्यवहार पूर्णतः अनुकरणीय हो। यदि एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जिसका आचरण उत्तम है वही वास्तव में एक आदर्श व्यक्ति है और वही सच्चे मानव धर्म का अनुपालक है। इसलिए तो शास्त्रों में आचार परमो धर्म, आचार ही परम धर्म है माना गया। प्राचीन काल में देश के ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य ही विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण और स्वावलंबन था। शिष्य अपने गुरु के समीप रहकर अपने दैनिक जीवन तथा उनके कर्मों में जो सहायता करता था उन्हीं के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर लेता था। उस समय सामूहिक शिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया जाता था। बिहार का पौराणिक इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन बिहार का इतिहास एक समृद्ध और बहुमुखी परंपरा एक एवं संस्कृति में डूबा हुआ राज्य है। एक ऐसा राज्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास का आधारशिला है। बिहार राज्य का नाम रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध कथाओं में भी पाया जाता है। गुरुकुल की आध्यात्मिक परंपरा भी बिहार की इसी पावन भूमि में पुष्पित हुई है। वह स्थान जहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म सूफी परंपरा की आध्यात्मिक जुड़े हैं। यह राज्य भारत को समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। बिहार दो बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान रहा है। भगवान महात्मा बुद्ध ने ज्ञान और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोध गया में तपस्या की थी। यहाँ की बोध गया स्थल बिहार और पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। बोध गया के दर्शनीय स्थलों में महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, पीपल आध्यात्मिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। भगवान महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी राजगीर में की गई। महावीर ने पावापुरी में अपना प्रथम धर्म प्रवचन दिया था। इसी कारण इस नगरी को जैन संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इन दो धर्मों के अलावा सिखों और सूफी अनुयायियों का यहाँ पर उत्कर्ष माना जाता है। बिहार में 5वीं से 12वीं सदी तक 3 प्रमुख विश्वविद्यालय बोध विहार, नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर से छात्र यहाँ धर्म दर्शन के साथ तंत्र विद्या अध्ययन और अध्यापन कार्य करने के लिए आते थे। अजीमाबाद पटना बिहार में फारसी और सूफी परंपरा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र था। बिहार के प्रसिद्ध विद्वानों में काजी गुलाम मुजफ्फर भी यहीं से संबंधित हैं। मंडन मिश्र का मीमांसा दर्शन। मंडन मिश्र का जन्म मिथिला के महिषी गांव में हुआ था। ये बिहार के मिथिला के ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक विद्वान थे। ये पूर्व मीमांसा दर्शन के बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे। इनका मीमांसा दर्शन आज भी आध्यात्मिक मनीषियों में लोकप्रिय माना जाता है। मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट के बाद ये युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन में भी इनके मत की लोकप्रिय है। ये भर्तृहरि के बाद कुमारिल भट्ट के अंतिम समय में तथा आदि शंकराचार्य के समकालीन थे। मीमांसा और वेदांत दोनों दर्शनों पर इन्होंने मौलिक ग्रंथ लिखे। मीमांसा पर इनके ये 3 ग्रंथ हैं। मीमांसा क्रमणिका, भावना विवेक और विधि विवेक। सब दर्शन पर स्फोटिक सिद्धि, प्रमाण शास्त्र पर विवेक तथा अद्वैतवाद वेदांत पर ब्रह्म सिद्धि भी इनके ग्रंथ हैं। मंडन मिश्र व जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ जगत प्रसिद्ध है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म
आदि शंकराचार्य आदि के बारे में पढ़े, इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बी, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं 38 नंबर का है, लगभग 1500 से 2000 शब्दों में लिखा गया, जो कि आपको 71वीं के क्वेश्चन में लिखने में सहायता करेगा, क्योंकि ज़्यादातर हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। की टू आंसर ये पढ़ लीजिएगा, क्या क्या है की टू आंसर में। ऐतिहासिक अर्थों में चंपारण नील आंदोलन एक निर्णायक घटना या मोड़ था, जिसका व्यापक प्रभाव बाद के किसान आंदोलनों पर पड़ा, क्योंकि यह पिछली घटनाओं से कुछ नया करने की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह एक निर्णायक घटना थी जो बाद के ऐतिहासिक आंदोलनों का मार्गदर्शक बना। चंपारण सत्याग्रह यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले के नील इंडिगो के बागान व्यापारियों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि यह अंग्रेजों ने गरीब किसानों को उनके खेतों के 3/20वें हिस्से के तिनकथिया सिस्टम में न्यूनतम कीमत पर नील उगाने के लिए प्रताड़ित किया था। 1917 आते आते अंग्रेजी सरकार का विरोध देश में चरम पर था। बावजूद इसके संचालन में सही दिशा, समर्पित प्रयास और संगठित नेतृत्व के अभाव के कारण कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन अपने उद्देश्यों में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था। 1893 और 1914 तक अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए नस्लवेदी अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों और कई सफल सत्याग्रहों के बाद 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो भारतीयों में एक नए प्रकार की उमंग और उम्मीद जगी। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में गांधी जी जब शरीक होने पहुंचे तो वहां की उनकी मुलाकात चंपारण के नील किसान और कॉलेज में अध्यापक राजकुमार शुक्ल से हुई, जो कि ये कॉलेज के अध्यापक थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया और एक बार चंपारण आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद राजकुमार शुक्ल और चंपारण की पीर मोहम्मद अंसारी एक साप्ताहिक पत्रिका प्रताप भी निकालते थे, ने गांधी जी को कई बार नील्हे किसानों की दुर्दशा पर पत्र लिखकर चंपारण की स्थिति के बारे में अवगत कराए, लेकिन लोगों की वेदना, सुखों और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का एहसास सही मायने में गांधी जी को पहली बार चंपारण आकर ही हुआ। वहाँ के लोगों की शक्लों और जिम्मों में झांकता हुआ कंकाल चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी कह रहा था। किसानों की हालत दयनीय थी। दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी को लाचार किसानों के पास न पहनने को सही से कपड़े थे और न पेट भर खाना, उस पर भी उन्हें मजबूर होकर नील की खेती करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, ऊपर से तिनकथिया लगान ब्याज ने किसानों की कमर तोड़ रखी थी। चंपारण में उस समय नील के करीब 70 कारखाने थे। 1917 में चंपारण में 1917 में चंपारण में 70 नील के कारखाने थे। लगभग पूरा जिला इन कारखानों के चुंगल में जकड़ा था। इसमें भारी मुनाफा देख खेतों को यूरोपीय मालिक अब हर तरह से स्थानीय सामंती वर्ग से करीब छीन चुके थे। चंपारण में जमीन का लगान तो सभी को ही देना होता था, लेकिन इसमें भी ऊंची और नीची जाति के लिए भेद हुआ था। जमीन का लगान मालिक की जाति के हिसाब से तय होता था। ऊंची जाति वालों को छोटी जाति वालों की तुलना में कम लगान देना पड़ता था। इस समय समाज में कुरीति और अंधविश्वास भी अपने चरम पे थे। अंधविश्वासी लोग अपनी समस्याओं को ईश्वरीय देन मानते थे। राजकुमार शुक्ल के कई अनुरोधों के बाद अंततः गांधी जी माने और 10 अप्रैल 1917 को दोनों कलकत्ता से पटना पहुंचे। पटना के बाद अगले दिन वे मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेपी कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके वहाँ जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके।
मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। इसकी वहाँ के अखबारों से भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती को धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीले किसानों के शोषण और अत्याचार पर अंकुश लगा। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रभाव स्वरूप यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की पिछली रणनीति से अलग एक नवीन अहिंसक हथियार था, जो भावी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक नजीर साबित हुआ। अब पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट, चंपारण की घटना ने महात्मा गांधी को सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और वे जनमानस के महात्मा बन गए। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन किया, बल्कि वे हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बन गए। चंपारण सत्याग्रह भारतीय धरती पर गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। दूसरा, भारत में गांधी जी के सक्रिय सार्वजनिक जीवन की शुरुआत चंपारण से ही हुई, जिसमें पहली बार भारत की धरती पर सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार दागे गए। अहिंसा की शक्ति, आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण करने का यह पहला सत्याग्रह था। इसकी सफलता ने भावी आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि कई राष्ट्रीय सत्याग्रहों के अलावा कई किसान आंदोलनों के लिए लोगों से प्रेरणा भरने का काम किया। तीसरा, इसने देश भर में किसानों की समस्या को फिर से संगठित किया। चंपारण के कारण कांग्रेस के एजेंडे में आगे के अधिवेशनों जैसे फैजपुर सत्र आदि में किसान मुद्दे भी शामिल किए गए। चौथा, इसने राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच वैचारिक खाई को खत्म कर नागरिक असहमति एक नया तरीका शुरू कर उनमें आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण किया और कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय राजनीतिक दल से एक जन संगठन में बदल दिया। पांचवा, चंपारण सत्याग्रह ने पहली ग्रामीण लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों को जोड़ा, जो पहले कभी नहीं अपनाया गया था। गांधी जी के आग्रह पर भीटी हरवा आश्रम जैसे स्थानों पर कई स्कूल बढ़ावा और मधुबनी खोले गए। भीटी हरवा आश्रम जैसे स्थानों पर। छठा, चंपारण सत्याग्रह ने एक व्यक्ति से कई नेतृत्व की एक सक्षम दूसरी पंक्ति भी खड़ा किया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, A.N. सिन्हा, J.B. कृपलानी, जिन्होंने भविष्य में न केवल गांधी जी की सहायता की, बल्कि बाद के आंदोलनों में नेतृत्व प्रदान भी किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि चंपारण का नील आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था, जहां से भारतीय किसानों के लिए आशा की किरणें दिखाई देने लगी। इसने किसानों की समस्या को एक निश्चित सीमा तक हल भी किया। फिर भी चंपारण सत्याग्रह के 100 साल से अधिक होने और आज़ादी के अमृत काल में भी आज़ाद भारत के किसानों को माली हालत में कोई आशाजनक सुधार नहीं हुआ। आज भी भारतीय किसान परेशान है। इसलिए आज भी एक सच्चे गांधी की जरूरत है, जो संपूर्ण भारत के गरीब और लाचार किसानों की मौजूदा समस्याओं और वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों से हल करने के लिए नीति और नीयत में सक्षम हो। बहरहाल, चंपारण सत्याग्रह अथवा नील आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभ होने वाले आदि युग का प्रथम अध्याय और देश के भावी आंदोलनों का शक्ति पुंज के रूप में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस प्रकार देखते हैं कि चंपारण आंदोलन में कैसे नील की खेती होता है, गांधी जी कब प्रवेश करते हैं मुजफ्फरपुर और चंपारण में, ये सब बताया गया है। लगभग 2000 शब्दों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को आंसर को देख लीजिए और अपने अनुसार लिखने का प्रयास करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 का एक कल करवाएंगे, कल सुबह में। ओके।